हे गाइस, दिस इज मुक्ता। क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स कर रहे थे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में। वी हैव डिड टिल 1931 तक हम लोगों ने कर लिया था, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक। 1915 से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 के एंड तक हम लोग चीज़ें जो इवेंट्स हैं वो कवर कर चुके हैं। अब आज हम करेंगे उससे आगे की बात। उससे पहले जस्ट अ क्विक रिविजन ऑफ 1915 टू 1931। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज हम लोग क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स ही ये जो इवेंट्स इनकी क्रोनोलॉजी ही याद कर रहे हैं। तो जब तक जितनी बार आप इन इवेंट्स को ये जो इवेंट्स हुए हैं इसके सीक्वेंस को अपने मुंह से निकालेंगे, जितनी बार इसे रिपीट करेंगे, उतना ही इजीली आप चीज़ें याद रख पाएंगे। ठीक है, तो 1915 से स्टार्ट करते हैं। 1915 गांधी जी आए थे, फिर उसके बाद में हमने फटाफट से देख लिया था चंपारण हो गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गई, खेड़ा हो गया, उसके बाद में रॉलेट आ गया, रॉलेट के बाद में क्या आया था, जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि मॉन्टेगू-स्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आ गए थे। मॉन्टेगू-स्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद में आपका आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के बाद में क्या होता है, नॉन कॉपरेशन खिलाफत, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट आते हैं। उसके बाद में 1922 में हो जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसके अंदर गांधी जी ये मूवमेंट विड्रॉ कर लेते हैं और गांधी जी को भेज दिया जाता है जेल। अब गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है, हेल्थ ग्राउंड्स पे गांधी जी बाहर आ जाते हैं। 1924 में गांधी जी बाहर आते हैं। उससे पहले बैकग्राउंड में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चलती हैं और नो चेंजर प्रो चेंजर्स वाली चीजें आती हैं। 1924 में जब गांधी जी आते हैं, तो कौन सा सेशन था जो गांधी जी ने प्रिसाइड किया था कांग्रेस का, कौन सी जगह पे था वो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ इकलौता सेशन है जो कि गांधी जी ने प्रिसाइड किया था एज अ प्रेसिडेंट आईएनसी का। कौन सा सेशन था बताइए फटाफट? बेलगम सेशन, है ना, बेलगम सेशन था। बेलगम सेशन वो प्रिसाइड करते हैं। देन फिर 1924 के अंदर ये सारी बातें चल रही होती हैं। फिर 1928 के अंदर आपका आता है ये जो नेहरू रिपोर्ट है, और नेहरू रिपोर्ट से जस्ट पहले दिल्ली मैनिफेस्टो, दिल्ली प्रपोजल वाज बॉट बाय हुम, ये मुस्लिम लीग लेकर के आती है ना, कि हमारी कुछ बातें हैं जो आप इनकॉर्पोरेट कर लो नेहरू रिपोर्ट के अंदर। तो फरवरी 1928 के अंदर आती है नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट के साथ में ही फरवरी 1928 में ही आता है साइमल्टेनियसली या पैरेलल देखा जाए तो साइमन कमीशन। नेहरू रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद में दिल्ली मैनिफेस्टो आता है। दिल्ली मैनिफेस्टो जो कि कांग्रेस देती है इरविन को कि भाई हम इन कंडीशंस पर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करेंगे। मैनिफेस्टो आ जाता है। मैनिफेस्टो के बाद में इरविन बात नहीं मानता। तो कौन सा सेशन होता है 1929 के अंदर कांग्रेस का? अच्छा, कौन सा सेशन होता है, कहाँ पे होता है, और हु प्रिसाइड दैट सेशन, बताओ फटाफट से। लाहौर का सेशन था, किसने प्रिसाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। यस, जवाहरलाल नेहरू ने। और क्यों, वाई दिस सेशन वाज वेरी सिग्निफिकेंट? क्योंकि इस सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज कांग्रेस का जो गोल है वो अडॉप्ट किया जाता है। पूर्ण स्वराज, इससे पहले तक डोमिनियन का गाना चल रहा था, अब क्या स्टार्ट हो गया है, पूर्ण स्वराज। अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 1929 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने देखा था। उसके बाद में गांधी के 11 पॉइंट्स आते हैं। कुछ और डिमांड्स रखते हैं कि भाई मान जाओ वरना हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो स्टार्ट करेंगे ही। इरविन फिर नहीं मानता, तो फिर उसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी जाती है। दांडी मार्च, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। और दांडी मार्च, जो दांडी कोस्ट है वहाँ पे जाकर के डिफेंस किया जाता है, सॉल्ट लॉ को तोड़ा जाता है, और ऐसे करके स्टार्ट हो जाती है जो आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही होती है, और 1930 के एंड में ही, यानी कि नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक होती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अटेंड नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने सेशन 1929 वाले सेशन में बोला था, लाहौर सेशन में, कि हम नहीं अटेंड करेंगे, तो वो अटेंड नहीं करते हैं, और बाकी सब लोग अटेंड करते हैं उसको। उसके बाद में जब आ जाते हैं, समझ में अकल ठिकाने आ जाती है, समझ में आ जाता है कि भाई अब तो कांग्रेस को अपने साथ में, उनको वो कहते हैं ना, बहला फुसला करके ही रखना पड़ेगा। तो कांग्रेस से आकर के साइन कर लेते हैं फटाफट से गांधी इरविन पैक्ट। और ये पैक्ट कौन से सेशन में एंडोर्स किया जाता है बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन से सेशन में गांधी इरविन पैक्ट को या दिल्ली पैक्ट को एंडोर्स किया जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1931 मार्च का जो सेशन होता है, कौन सा सेशन था? कराची सेशन। और किसने प्रिसाइड किया था?
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिसाइड किया था। इसके अंदर 2 रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को लेकर के। और उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि स्वराज का जो मीनिंग है वो मासेस के लिए फर्स्ट टाइम इस सेशन में एक्सप्लेन किया जाता है, ये स्पेल किया जाता है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। फिर उसके बाद में हमने देख लिया था कि ये पैक्ट इसीलिए साइन किया गया था कि भाई कांग्रेस जो है वो अटेंड करे सेकेंड मीटिंग, जो कि नवंबर जो कि 1931 के एंड में ही होती है, सितंबर से दिसंबर तक की मीटिंग होती है 1931 के अंदर। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करके कांग्रेस आती है, तो कांग्रेस को समझ में आ जाता है कि भाई इन लोगों ने कुछ नहीं करना हमारे लिए और हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे आज का, ये अभी तक हमने एक क्विक रिविजन किया है प्रीवियस वीडियोस में, जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के वीडियोस में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका, दिस वाज इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं 1932 की। 1932 में भी जनवरी, क्योंकि दिसंबर में तो वापस ही आए हैं जर्नी करके, है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके। 32 में वापस आते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते करते ये जैसे ही स्टार्ट करते हैं, इरविन क्या कर लेता है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इरविन के कहने पे गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि अब इन्हें समझ में आ जाता है अंग्रेजों को कि भाई हमने इनके साथ में पैक्ट करके ही गलती कर दी, ये तो अब तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन्हें चाहिए, ये उससे कम तो मानेंगे नहीं। हमें लगा ऐसे ही बहला फुसला लेंगे इन्हें, कुछ नहीं हुआ, हमने इनके साथ में गलती कर दी पैक्ट साइन करके, क्योंकि अब ये इक्वल फुटिंग पे आ गए थे कांग्रेस और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो। इस वजह से ये यहाँ पे गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं। अब गांधी जी को अरेस्ट करके डाल दिया जाता है जेल के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं 1932 के अंदर ही। फिर उसके बाद में देखो क्या होता है, गांधी जी यहाँ पे जेल में है अभी 1932 के अंदर ही अगस्त में आता है कम्युनल अवार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है कम्युनल अवार्ड। ये कौन लेकर के आता है कम्युनल अवार्ड जो है, दिस वाज बॉट बाय रैमसे मैकडॉनल्ड। रैमसे मैकडॉनल्ड लाते हैं कम्युनल अवार्ड। अब ये कम्युनल अवार्ड रैमसे मैकडॉनल्ड लोथियन कमेटी की रिकमेंडेशन पर लेकर के आते हैं। अब इस कम्युनल अवार्ड का मेन पर्पस क्या होता है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट होते हैं ना, उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करना, सेपरेट इलेक्टोरेट को और ज़्यादा एक्सपैंड करना। देखो मुस्लिम्स जो थे उन्हें तो मॉर्ले मिंटो के टाइम पे ही, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जब आए थे 1909 में, तभी उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। अब कम्युनल अवार्ड के थ्रू इसे और एक्सटेंड किया गया, यानी कि अब इसके अंदर डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन्स, मराठाज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन, सिख और उसके अलावा जो मतलब मराठास हो गए, वुमेन हो गए, ये सब लोग जो थे डिप्रेस क्लास, इन सबको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है। गांधी जी भी जेल में बैठे हैं, गांधी जी को जेल में बैठे बैठे ही गुस्सा आ जाता है। गांधी जी कहते हैं अरे भाई ये तुम डिप्रेस्ड क्लास को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दोगे तो वो तो कभी मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाएंगे, दे विल रिमेन डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस्ड ही रह जाएंगे, वो कहीं मेन स्ट्रीम में, ये तो हमारे इंडिया की यूनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। तो गांधी जी यरावदा जेल के अंदर उस टाइम पे होते हैं, वो वहीं पर ही आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। अब गांधी जी फास्ट अनटू डेथ वहाँ पे बैठ जाते हैं आमरण अनशन पे यरावदा जेल के अंदर। अब गांधी जी जेल में फास्ट पे बैठ गए, इतने बड़े नेता हैं, अब उससे क्या होगा, जो बाकी के बड़े लीडर्स थे उनके ऊपर प्रेशर बिल्ट होगा कि भाई गांधी जी को कुछ हो गया तो उसके बाद में सितंबर में, ये अगस्त की बात चल रही है, सितंबर 1932 के अंदर ही साइन होता है पूना पैक्ट। ध्यान रखना ये पूना पैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसके बीच में साइन होता है ये चीज पूछी जाती है। दिस वाज साइन बिटवीन गांधी एंड B.R. अम्बेडकर, क्योंकि अम्बेडकर जो होते हैं वो डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है। इसके अंदर ये बोला जाता है कि जो डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसे अबंडन किया जाएगा और उसकी जगह जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वहाँ पे उन्हें जो उनकी रिजर्व सीट्स हैं वो एग्जिस्टिंग सीट से भी दुगनी से भी ज़्यादा दे दी जाएंगी, यानी कि 71 उनकी सीट्स थी, जो रिजर्व सीट्स थी उसकी जगह अब 147 सीट्स कर दी हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर। तो ये बात हुई थी पूना पैक्ट के अंदर, जो कि गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था। 1932
यहाँ पे पूना पैक्ट साइन हो जाता है। पूना पैक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर लेती है एज अ अमेंडमेंट ऑन कम्युनल अवार्ड। सो 1932 के अंदर ही एंड में, अब यानी कि नवंबर दिसंबर के करीब 1932 में क्या होता है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टीसी लिखा है, ध्यान रख लेना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हो। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक वाइट पेपर पब्लिश होता है। दिस का जो आउटकम होता है ना, विच इज वाइट पेपर पब्लिश होता है, और ये जो वाइट पेपर होता है, दिस बिकम द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बेसिस बनता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अच्छा बताओ, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, है ना, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें से कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने अटेंड की है, बताओ। हमने देखा था फर्स्ट तो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दी थी, गई नहीं थी कांग्रेस, वहां पे अटेंड नहीं की थी। सेकंड वाली अटेम्प्ट की थी और थर्ड वाली भी अटेंड नहीं की थी कांग्रेस ने, यानी कि कांग्रेस ने तीनों में से सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ही अटेंड किया था, और जो बाकी की पार्टीज वगैरह थी उन सब ने अटेंड की थी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। डन है, यहाँ तक क्लियर है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हाइट पेपर पब्लिश किया जाता है, दैट वाज द आउटकम ऑफ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। अब 1932 में गांधी जी जेल के अंदर बैठे हैं, तो खाली तो बैठे नहीं होंगे, गांधी जी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे जेल में बैठे बैठे ही। वहीं पर ही गांधी जी एक ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग इस्टेब्लिश करते हैं, एक लीग की स्थापना करते हैं, ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग जो वो है उसे इस्टेब्लिश करते हैं। उसके अलावा एक वीकली हरिजन जो होता है वो भी पब्लिश किया जाता है, एक वो होता है ना पत्रिका सॉर्ट ऑफ जो वीकली होता है, एक जर्नल काइंड ऑफ, तो वो हरिजन नाम से आता है, वो भी गांधी जी वहाँ पे बैठ करके ही मतलब करते हैं। तो 1932 के अंदर ये सब चीज़ें गांधी जी की अपने बैकग्राउंड पे चल रही होती हैं। 1934 के अंदर गांधी जी फाइनली, जो इन्होंने दोबारा स्टार्ट की थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, और 1934 अक्टूबर में ही गांधी जी रिजाइन कर देते हैं कांग्रेस से। जी हाँ, गांधी जी रिजाइन कर देते हैं फ्रॉम कांग्रेस, ये कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। अब गांधी जी ने रिजाइन कर दिया है कांग्रेस से 1934 के अंदर यहाँ पे, और 1934 में एक और चीज़ चल रही होती है, क्योंकि गांधी जी तो अब रिजाइन कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी विड्रॉ हो चुकी हैं, तो अब यहाँ पे स्ट्रैटेजिक डिबेट स्टार्ट होती है। ये क्या चीज़ है, स्ट्रैटेजिक डिबेट। अब भाई लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए। जो लीडर्स होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि भाई अब आने वाले प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस वगैरह हैं, 1937 के अंदर इलेक्शंस होते हैं, सो दिस थॉट कि भाई ये इलेक्शंस हमें लड़ने चाहिए कि नहीं लड़ने चाहिए, और हमें मिनिस्ट्रीज फॉर्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उस सब को लेकर के डिबेट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। 1935 में हमने एक सिग्निफिकेंट इवेंट देखा, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935। 1936 और 37 के अंदर 2 सेशन होते हैं, लाहौर का और फैजपुर सेशन। लाहौर और फैजपुर का सेशन, इन 2 सेशंस के अंदर ये डिसाइड करते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है, डिसाइड टू कंटेस्ट इलेक्शन लड़ने का यहाँ पे अब डिसाइड किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है, इसे रब कर दूं। आई होप आपने कहीं पे जॉट डाउन कर ली होगी क्रोनोलॉजी, बिकॉज देखो अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बुक के अंदर ये सब चीज़ें इवेंट्स वैसे दे रखे हैं, इसलिए आप एक पेपर पे इन सब चीज़ों को इवेंट्स को मेंशन कर लेना, जिससे एक ही बारी में एक कर्सरी व्यू के अंदर ही आपका पूरा रिविजन अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो डन है, यहाँ तक रब कर रही हूँ। 37 तक हमने देख लिया सेशन तक। देन 37 के अंदर इलेक्शंस के जो आउटकम्स होते हैं वो आते हैं। इलेक्शंस जो हैं, कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज हैं वो फॉर्म होती हैं काफ़ी जगह पे, तो 1937 के अंदर ही कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज, कांग्रेस फॉर्म मिनिस्ट्रीज।
काफ़ी जगह पे, यानी कि जैसे बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, यहाँ पे सब जगह पे कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज फॉर्म होती हैं। उसके अलावा भी बहुत जगह पे कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी पार्टी के रूप में उभरती हुई दिखाई देती है। केवल कुछ बारिंग फ्यू स्टेट, जैसे कि आपको पता ही है, बंगाल हो गया और आपका पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, आसाम हो गया, ये ऐसी जगहों पर कांग्रेस की मेजॉरिटी नहीं आती। एक्सेप्ट दैट बाकी सब जगहों पर कांग्रेस की मेजॉरिटी आती है। मिनिस्ट्रीज को लेकर के भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब 1937 से लेकर के 1939 तक 28 मंथ्स का कांग्रेस का रूल होता है, कांग्रेस रूल। ये 28 मंथ्स का कांग्रेस का रूल है। ये बहुत अच्छा रूल रहता है कांग्रेस का, इसमें बहुत अच्छे काम वो लोग करते हैं। तो ये 28 महीने तक का बहुत अच्छे से इनका काम चलता है, क्योंकि उस टाइम पे और कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट हो नहीं रहा होता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा था लोगों का मॉरल बूस्ट करने के लिए कि हाँ, बैकग्राउंड पे जो काउंसिल्स हैं उसके अंदर तो कुछ अमेंडमेंट्स चल रहे हैं और हमारे लोग वहाँ बैठे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। फिर फाइनली 1939 के अंदर अक्टूबर में कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज जो होती हैं वो रिजाइन कर देती हैं। 28 महीने तक ही कांग्रेस रूल करती है, उसके बाद में रिजाइन कर देती है। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो हैं रिजाइन क्यों करती हैं भाई? रिजाइन क्या रीजन रहा होता है? सबको पता है रीजन तो, है ना? कंटेम्प्रेरी वर्ड में कुछ चल रहा होता है, क्या चल रहा होता है बताओ? 1 सितंबर 1939 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जर्मनी, है ना, जर्मनी अटैक कर देता है पोलैंड के ऊपर। तो उससे क्या हो जाता है? दैट वाज द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और 3 सितंबर को ही ब्रिटेन जो है वो अटैक कर देता है जर्मनी के ऊपर। ब्रिटेन जर्मनी पे तो अटैक कर देता है, साथ साथ में ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है इंडिया की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो ये डिक्लेयर कर देती है कि भाई हम वॉर में कूद गए हैं और हमारे साथ में जो इंडियंस हैं उनका भी सपोर्ट हमें मिला हुआ है। यानी कि इंडियंस का जो सपोर्ट है वो भी ये लोग वॉर के अंदर, इंडियंस को भी वॉर के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं बिना इंडियंस से पूछे हुए। अब आप ये देख लो, आपको युद्ध में उतार दिया बिना आपकी परमिशन लिए हुए, ये वो वाली बात होती है। तो बिना इंडियन के लीडर, जो इंडियन लीडर्स हैं उनसे पूछे हुए, बिना मिनिस्टर से पूछे हुए आपने सीधा डिसीजन ले लिया और कह दिया कि इंडिया भी हमारे साथ में इस वॉर के अंदर है, तो ये चीज़ गलत है। इसी चीज़ को का विरोध करते हुए ये लोग 1939 के अंदर अक्टूबर में कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो रिजाइन कर देती हैं। अब रिजाइन कर दिया इन्होंने, तो अब क्या करेंगे? अब ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? 1940 अगस्त मक्खन लगाएंगे, है ना? किसे? कांग्रेस को, और इंडियन जो लीडर्स हैं उनको मक्खन लगाया जाएगा। यानी कि अब ये लेकर के आते हैं अगस्त ऑफर, 1914 के अंदर 1940 में लेकर के आते हैं अगस्त ऑफर। अब ये अगस्त ऑफर में क्या कहते हैं? अगस्त ऑफर में ये कहते हैं कि भाई हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और उसके साथ साथ में जब वॉर ख़त्म होगा ना तब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी एक बना देंगे और जो वाइसराय का जो लेजिस्लेटिव जो मतलब काउंसिल है उसको, वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको भी हम एक्सपैंड करेंगे और ये सब बातें कहते हैं। तो अब देखो, ये यहाँ पे हमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे हैं और जो कांग्रेस है वो डोमिनियन स्टेटस कब छोड़ चुकी है? 1929 में उन्होंने डिसाइड कर लिया था 1929 के अंदर जो मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। इसके 11 साल बाद भी 1940 में ये हमें देने को तैयार होते हैं डोमिनियन स्टेटस। तो अब ये देंगे तो कांग्रेस क्या करेंगे? हंसेगी इनके ऊपर कि भाई डोमिनियन स्टेटस तो हम मांग ही नहीं रहे हैं, हम तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, वो तुम हमें दे नहीं रहे हो। तो जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट कहते हैं इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहते हैं इसके बारे में। ये स्टेटमेंट भी इस तरीके से ही क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि डोमिनियन स्टेटस इज डेड एज डोर नेल। दरवाजे का जो कीला होता है ना वो जैसे डेड होता है, बिल्कुल वैसे ही दरवाजे का जो कीला है जिसमें कोई जान नहीं है वो डेड है, बिल्कुल वैसे ही डोमिनियन स्टेटस भी डेड एज डोर नेल है। हमें ये नहीं चाहिए भाई डोमिनियन स्टेटस। आप अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात दे रहे हो तो बात करो।
और गांधी जी इस ऑगस्ट ऑफर के बारे में बोलते हैं कि दिस हैज़ वाइडन द गल्फ बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स, मतलब जो कांग्रेस और जो इंडिया के जो नेता वगैरह हैं उनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में इस ऑगस्ट ऑफर ने खाई को और बढ़ा दिया है, जो गल्फ है उसे वाइडन कर दिया है। अब इसके बाद में 1940 के एंड में आते आते तक गांधी जी को कांग्रेस में वापस बोला जाता है कि भाई बापू अब वापस आप ही कमांड लो, आप ही हमारी नैया पार लगा सकते हो, तो अब आप ही कमांड वापस लो और हमें आपकी लीडरशिप की ज़रूरत है। तो 1940 का जो एंड है इसमें आते आते तक गांधी जी को वापस बोला जाता है कि आप किसकी कमांड संभालो, जो भी हम मूवमेंट वगैरह करेंगे उन सब की लीडरशिप आप संभालो। उन्हें वापस कांग्रेस के जो इवेंट्स वगैरह हैं उसकी लीडरशिप का थमा दिया जाता है कि भाई आप ही ये चीज़ देखोगे। और यही चीज़ देख करके गांधी जी 1941 में स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह 1941 से 1947 तक के जो इवेंट्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हमने काफ़ी इवेंट्स कवर किए हैं। आप इन्हें प्लीज़ रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि आप ये देखना ना, ये जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स है, ये जो अब बस एक लास्ट वीडियो आएगा क्रोनोलॉजिकल इवेंट का 41 से लेकर के 47 तक के इवेंट्स का, और ये जो वीडियो है जो नेक्स्ट वीडियो होगा 41 से 47 का, ये मैं थोड़े टाइम बाद में अपलोड करूंगी, बिकॉज हम लोग बैकग्राउंड में और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। अगर आप भूल गए हो तो हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी भी कवर कर रहे हैं साथ साथ में। तो जो चीज़ें हम लोगों ने पहले स्टार्ट की हैं उसे बीच में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें एक बैलेंस बना करके ही चलना है। तो जो ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं धीरे धीरे तरीके से सब चीज़ें कवर कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो 1941 से 47 का लास्ट में कवर करेंगे। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, वैसे आपने अगर ये अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लिया है तो ये क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के थ्रू आपका एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का 80% रिविजन पूरा अच्छी तरीके से हो जाएगा इन दीज कपल ऑफ वीडियोस। 4 वीडियोस के अंदर हार्डली, इन 4 वीडियोस की लेंथ कितनी होगी पुट टुगेदर 1-1.5 घंटे की लेंथ होगी इसकी, सारे वीडियोस को अगर मिला लिया जाए तो 1-1.5 घंटे के वीडियो के अंदर आपकी 80% जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपकी कवर हो रही है। वाई आई एम सेइंग 80%, क्योंकि 80% क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना। 80% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियन और वो वाला जो पार्ट है, यूपीएससी ने तो वहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनाने बंद ही कर दिए। अब वहाँ से कहाँ क्वेश्चन आते हैं। स्टेट पीएससीज में 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। यूपीएससी में अगर पुराने क्वेश्चन आएगा कोई अगर, तो उनका फेवरेट एरिया है 1850 से पहले की जो वो हुई थी ना अपने ऑर्गेनाइजेशंस जो बनी थी, किसने बनाई थी, वो एक फेवरेट एरिया है। वो वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं या फिर उसके अलावा इसके बाद के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 80% क्वेश्चंस आपके इन्हीं में से आएंगे, इसलिए आप प्लीज़ ये बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। One thing I would like to say, thank you so much for your lovely comments. It's good to know कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं and you find these videos helpful in your studies. So guys, keep on commenting. आपके कमेंट से मुझे पता रहता है कि आपको मतलब टॉपिक समझ में आ भी रहे हैं या नहीं, whether you are liking these videos or not. एंड अगर आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से है, सिंप्लीफाई जीएस विद मुक्ता नाम से ही है। वैसे जो वीडियो का थंबनेल है उसके ऊपर मैंने मेंशन कर रखा है फेसबुक पेज का लिंक भी, अगर आप देखना चाहें तो, पर बाकी वैसे इजीली आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो यूट्यूब का चैनल है इसके अलावा फेसबुक पेज पे मैं थोड़ा बहुत एक्टिव रहती हूँ। अदर देन दीज 2 आई एम नॉट एक्टिव इन एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अभी फ़िलहाल नहीं हूँ किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव, तो आप चाहें तो मुझसे फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं। और वैसे बेटर यही है, सबसे बेस्ट तो चीज़ यही है कि भाई आप जो भी आपकी क्वेरीज़ वगैरह है दैट यू विल, अगर आपको पूछनी है दैट यू विल डू कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन, तो वो चीज़ आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, फिर मिलते हैं एंड टिल देन स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। थैंक यू जी, बाय।